आज अपने कंप्यूटर विषय में 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं डाटाबेस के अंदर डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के बारे में जानेंगे। डीबीएमएस का लक्ष्य क्या होता है, डीबीएमएस किसको कहते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो डीबीएमएस का पूरा जो नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि डाटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पूरे डाटाबेस को मैनेज करता है, उसे मेंटेन करता है, उसे संभालने का काम करता है, उसे व्यवस्थित करने का काम करता है। ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम डाटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, डाटाबेस को व्यवस्थित कर सकते हैं, डाटाबेस को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो डीबीएमएस होते हैं ये कोई एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। जितने भी दुनिया भर में कार्य होते हैं उतने ही प्रकार के ये उस कार्य को मेंटेन करने वाले ये डीबीएमएस होते हैं, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। तो जैसा हम कार्य करना चाहते हैं उसी प्रकार के सॉफ्टवेयर की हमें आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की एप्लीकेशन की हमें आवश्यकता होती है, और उस कार्य को हम करने के लिए उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में डालते हैं और वो कार्य हम मेंटेन करते हैं। तो हमारे कार्य को करने के लिए, हमारे डाटाबेस को संभालने के लिए, डाटा को संभालने के लिए, फाइल्स को संभालने के लिए एक सॉफ्टवेयर की हमें आवश्यकता है, और वो सॉफ्टवेयर वो किसी भी नाम का हो सकता है। उसे ही क्या कहते हैं हम? डीबीएमएस कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। हमारे डाटाबेस को जो मैनेज करता है, हमारे डाटाबेस को जो संभालने का काम करता है, हमारे डाटाबेस को जो व्यवस्थित रखने का काम करता है, उसे ही क्या कहेंगे? डीबीएमएस कहेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको मैंने बताया है कि एक ही प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार का होता है। जैसा कार्य होता है वैसे ही सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, तो डीबीएमएस का लक्ष्य क्या होता है? अगला टॉपिक अपने क्या है? डीबीएमएस का हम लक्ष्य क्या होता है, क्या उससे कर सकते हैं, क्या लक्ष्य है उसका। ठीक है, क्या हम उससे कार्य कर सकते हैं, कैसी हमें वो सुविधा देता है, कैसी फैसिलिटी हमें देता है। तो डीबीएमएस का लक्ष्य क्या है? नंबर 1, सबसे बड़ी जानकारियों को मैनेज करना। यानी डीबीएमएस के द्वारा हम जितनी भी बड़ी जानकारियाँ मतलब जितनी भी प्रकार की सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको हम क्या कर सकते हैं? उस सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। हमारी जानकारियों को, चाहे वो 1000 स्टूडेंट्स की जानकारी हो, चाहे लाखों स्टूडेंट्स की जानकारी हो, करोड़ों स्टूडेंट्स की जानकारी हो, स्टूडेंट्स ही क्यों, किसी भी एम्प्लॉयज़ की जानकारी हो, कुछ भी जानकारी हो, जैसा हमारा उद्यम है, जैसा हमारा काम है, जैसा हमने कोई मिल है, कोई स्कूल है, कोई पंचायत समिति है, पुलिस स्टेशन है, अस्पताल है, किसी भी प्रकार के डाटाबेस को मैनेज कर सकता है। उसकी भिन्न प्रकार की सूचनाओं को, चाहे वो सूचनाएं कितनी भी है, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? डीबीएमएस करता है। तो डीबीएमएस का पहला लक्ष्य क्या होता है? सबसे बड़ी जानकारियों को मैनेज करना। यानी जितनी भी जानकारी है, कितनी भी बड़ी जानकारी क्यों न हो, उनको मैनेज करने का काम किसका है? डीबीएमएस का है। नंबर 2, डाटाबेस में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए सुविधाजनक तरीका देना। यानी डाटाबेस के अंदर जितनी भी सूचनाएं हैं हम स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने का जो तरीका होता है वो तरीका भी हमें डीबीएमएस उपलब्ध करवाता है। डाटाबेस को अलग अलग तरीके में स्टोर किया जा सकता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है। तो ये तरीका हमें कौन उपलब्ध करवाता है? ये तरीका हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस हमें ये तरीका उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो कितने भी सूचनाएं हो जाए, उन सूचनाओं को स्टोर करने का सुविधाजनक तरीका हमें उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? डीबीएमएस करता है। आगे नंबर 3, डाटाबेस में कुशलतापूर्वक सूचनाएं पुनः प्राप्त करना। यानी आपने जितनी भी सूचनाएं आपने स्टोर करवाई है,
किसके अंदर, DBMS के अंदर। तो डाटाबेस में जितनी भी सूचनाएं रखी गई है, डाटाबेस किसे कहते हैं, फाइल्स का समूह, यानी बहुत ज़्यादा फाइल है और फाइल्स के अंदर क्या है, हमारे रिकॉर्ड्स है। तो जितना डाटाबेस हमने बनाया है उस डाटाबेस के अंदर जितनी भी फाइल्स है और फाइल्स में भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, तो उन सूचनाओं के अंदर से हमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सूचना हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कुशलतापूर्वक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड के अंदर आप अपनी मार्कशीट, राजस्थान बोर्ड से आप रोल नंबर के द्वारा आप अपनी मार्कशीट देखना चाहते हो और मार्कशीट में होता क्या है, आपकी पूरी डिटेल होती है, ठीक है। तो राजस्थान बोर्ड ने जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो आपने सिर्फ एक अपना रोल नंबर टाइप किया है और आपकी पूरी सूचना आपके सामने प्रदर्शित हो जाती है। क्यों, आपकी ही सूचना क्यों प्रदर्शित हुई, बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए थे, बहुत से स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, बहुत से स्टूडेंट्स की सूचनाएं राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर है, लेकिन आपने जो रोल नंबर दिया है उसी का ही रिजल्ट आपके सामने क्यों आया, आपकी सूचनाएं क्यों आई, क्योंकि इसमें जितना भी DBMS में काम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, बिल्कुल शुद्धता से काम होता है और जो भी सूचनाएं मांगी जाती है बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होती है। तो हम कुशलता से इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है उसमें किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, आपको शुद्ध सूचना प्राप्त होगी, कुशलता से सूचना प्राप्त होगी, आराम से सूचना आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आगे नंबर 4, डाटाबेस में स्टोर सूचनाओं को सुरक्षित करने का तरीका, यानी कि हम जो भी सूचनाएं, जो भी डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं, तो डाटा को स्टोर करने का जो तरीका हमें उपलब्ध करवाते हैं, कौन उपलब्ध करवाते हैं, सरल तरीका हमें कौन उपलब्ध करवाते हैं, DBMS उपलब्ध करवाते हैं। डाटाबेस की जो एप्लीकेशंस होती है वो हमें डाटा को स्टोर करने का एक सरल तरीका उपलब्ध करवाती है और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी सूचनाएं स्टोर करवाते हैं वो आपकी सूचनाएं बिल्कुल सुरक्षित भी रहती है, क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार का जो कॉन्सेंट होता है, प्रतिबंध होता है, पासवर्ड होता है, ये लगा के हम डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपकी जितने भी प्रकार की सूचनाएं DBMS के द्वारा डाटाबेस में स्टोर करवाई जाती है वो सूचनाएं आपकी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, आपकी सूचनाओं को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। तो डाटाबेस में स्टोर सूचनाओं को सुरक्षित करने का तरीका हमें ये कौन उपलब्ध करवाता है, ये हमें DBMS उपलब्ध करवाता है। DBMS का ये चौथा लक्ष्य है। इसके बाद में नंबर 5, अवांछित यूजर से बचाव की सुविधा देना, यानी जितने भी आपने सूचनाएं स्टोर करवाई है तो आपकी सूचनाओं को कोई अन्य यूजर, दूसरा कोई यूजर देख सकता है या उसमें किसी भी प्रकार की सूचनाओं में बदलाव कर सकता है या फिर उसमें किसी भी प्रकार का आपकी जो सूचनाएं हैं, डाटा है, उसको डिलीट कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये सूचनाएं बिल्कुल हम जब बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसी वक्त इन सूचनाओं पर हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। हम अन्य यूजर को डाटा दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, कोई अवांछित यूजर, जो दूसरा यूजर जो हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम डाटा दिखाना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डाटा पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं ताकि कोई दूसरा यूजर हमारे डाटा को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए DBMS में क्या होता है, ऐसी सुविधा दी जाती है कि दूसरा यूजर हमारे डाटा को नुकसान न पहुंचा सके और उसके लिए DBMS हमें कांस्टेंट की सुविधा देता है, प्रतिबंध की सुविधा देता है, नियंत्रक यानी पासवर्ड की सुविधा देता है। तो हम किसी भी प्रकार की पासवर्ड या कांस्टेंट के द्वारा डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे डाटा में इंटीग्रिटी बनी रहती है, ठीक है। तो ये DBMS के लक्ष्य हैं, जो 5 लक्ष्य है। वैसे तो काफ़ी इसके अंदर हम लिख सकते हैं, काफ़ी लक्ष्य है, तो मूल लक्ष्य जो है वो कितने हैं, 5 हैं।
तो आपसे बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि DBMS क्या है, तो DBMS की परिभाषा में आपको क्या बताना है कि DBMS का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा पूरे डाटाबेस को मैनेज किया जाता है, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, DBMS कहा जाता है। DBMS जो होता है ये किसी भी संस्था संगठन के डाटा को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। डाटा को मैनेज करने वाला, डाटा को व्यवस्थित करने वाला ऐसा सिस्टम, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाटा में किसी भी प्रकार के जो डाटा है उसके अंदर उसको व्यवस्थित करने का, कार्य करने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, DBMS कहते हैं। DBMS का लक्ष्य है, 5 लक्ष्य बताए हैं। सबसे बड़ी जानकारियों को ये मैनेज कर देता है। नंबर 2, डाटाबेस में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए सुविधाजनक तरीका देता है। और नंबर 3, डाटाबेस में कुशलतापूर्वक सूचनाओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दोबारा हम जब डाटा को देखना चाहते हैं तो डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, डाटाबेस में स्टोर सूचनाओं को सुरक्षित करने का तरीका भी देता है। जो डाटाबेस में हमने सूचनाएं स्टोर करवाई है उनको सेव करने का तरीका हमें उपलब्ध करवाता है, बढ़िया तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। और उसके बाद में नंबर 5, अवांछित यूजर से बचाव की सुविधा देता है। जो यूजर हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन यूजर से हमारे डाटा को बचाने के लिए हमें क्या देता है, सुविधा देता है। तो ये थे DBMS के लक्ष्य। अब बच्चों आगे चलते हैं। नंबर 2 टॉपिक है DBMS के उदाहरण, कि DBMS कौन कौन से DBMS होते हैं, उदाहरण दो। वैसे तो बहुत होते हैं DBMS, ठीक है, तो कुछ उदाहरण हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, 1-2 बार आया हुआ भी है ये प्रश्न कि DBMS के उदाहरण दो। तो आपको DBMS के 1-2 उदाहरण देने हैं, 2 उदाहरण पूछे जाते हैं या 3 उदाहरण पूछे जाते हैं, तो आप उदाहरण दे सकते हो। DBMS का पहला उदाहरण है ओरेकल, ठीक है। ओरेकल कंपनी द्वारा क्या बनाया गया था, 9i, 8i और लॉग, ये 3 प्रकार के वर्जन बनाए गए थे ओरेकल सॉफ्टवेयर के। यानी कि जो SQL ओरेकल है उसको 9i वर्जन के रूप में उतारा था, 8i वर्जन के रूप में उतारा था और लॉग, ये 3 प्रकार के वर्जन हैं और 3 प्रकार के वर्जन पर कार्य होता है। तो ओरेकल द्वारा निर्मित क्या है, 3 प्रकार की ये एप्लीकेशंस है, ठीक है। 3 प्रकार की कौन सी एप्लीकेशन है, 8i, 9i, लॉग, ठीक है। उसके बाद में है IBM कंपनी ने क्या बनाया था, IBM का पूरा नाम इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन है, ठीक है। तो इसने क्या जो DBMS बनाए थे, कौन से डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाए थे जो जिसमें डाटाबेस को मैनेज करने वाला कार्य होता है। 9i में भी डाटाबेस को मैनेज करने का कार्य होता है, 8i में भी और लॉग में भी। इन सभी में डाटाबेस को मेंटेन करने का, मैनेज करने का कार्य होता है। उसी प्रकार IBM ने भी, IBM मतलब इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन, इसने भी जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाए उनके नाम क्या है। पहले का नाम है DB2 यानी डाटाबेस 2, उसके बाद में है यूनिवर्सल, फिर है सर्वर। इस प्रकार के ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर डाटाबेस को मेंटेन किया जाता है, ये उदाहरण है उसके। इसके बाद में है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, शायद आपने चला के भी देखा होगा, MS एक्सेस पर कार्य किया भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर MS एक्सेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा MS एक्सेस या SQL सर्वर, ये 2 प्रकार के डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं, डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद में है सेबेस ने क्या बनाया, डायनेमिक सर्वर, इस नाम का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये डायनेमिक सर्वर है, इस नाम की एप्लीकेशन का निर्माण किया। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि DBMS के उदाहरण तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इन सॉफ्टवेयर में से कोई किसी का भी आप 2, 3, 4, 5 का नाम लिख सकते हो, ताकि किसी भी प्रकार के DBMS को आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। 9i, 8i, लॉग, DB2, यूनिवर्सल सर्वर, MS एक्सेस, SQL सर्वर, डायनेमिक सर्वर, ये सभी अलग अलग कंपनी द्वारा बनाए गए DBMS है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर के क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक है। समझ में आया होगा बच्चों, मेरे को उम्मीद है भी आपको जो DBMS के लक्ष्य है और DBMS के उदाहरण यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो बच्चों कमेंट कर देना, हम दोबारा आपको बता देंगे, ठीक है। तो
DBMS का जितना अपने पास टॉपिक था बच्चों, सिलेबस के अंदर जितना टॉपिक था वो आज यहाँ तक पूरा हुआ है। आगे जो नया टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है। नॉर्मल का मतलब सामान्य, साधारण। नॉर्मल का मतलब सामान्य या साधारण, और नॉर्मलाइजेशन का मतलब सामान्य करना या साधारण बनाना, सिंपल बनाना, ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन का हमारे सिलेबस में मतलब क्या है वो अब आज पढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। ठीक है, कंप्यूटर में बच्चों अपने क्या करते हैं, डाटा को तैयार करते हैं, डाटा से फील्ड बनता है, फील्ड से क्या बनते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड से क्या बनती है, फाइल, और फाइल से बहुत ज़्यादा फाइल हो जाती है, उनसे क्या बनता है, डाटाबेस बनता है। ठीक है, तो डाटाबेस जो बना है उसमें कई बार क्या होती है, बहुत सी समस्याएं आती है। समस्याएं किससे संबंधित होती है, जैसे मान लो इंसर्ट से संबंधित समस्या है, या आपने जब डाटा को बनाया उसी वक्त अपडेट से संबंधित समस्या हो सकती है, या डिलीट से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम को हल करने के लिए डाटा को सामान्य बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हमें समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा को साधारण बनाते हैं। बहुत बड़ा डाटा है तो हम उसको क्या करते हैं, छोटा करने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो 100 बच्चों की सूचनाएं हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे 100 बच्चों की सूचनाएं हैं और 100 बच्चों में सूचनाओं के अंदर हमारे पास टोटल बच्चे ही 60 हैं, तो इसका मतलब क्या है, टोटल बच्चे 60 हैं लेकिन बच्चों की सूचनाएं कितनी है हमारे पास, 100 बच्चों की सूचनाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 40 जो बच्चे हैं उनकी सूचनाएं डुप्लीकेट सूचनाओं के रूप में हैं। यानी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि एक बच्चे की सूचना 2 बार या 3 बार आ रही है, या फिर एक बच्चे की सूचना 2 बार आ रही है, या किसी एक बच्चे की सूचना 3 बार आ रही है। ऐसे करके टोटल सूचनाएं हमारे पास कितनी बन रही है, 100 बन रही है, जबकि बच्चे हमारे पास कितने हैं, केवल 60। ठीक है, तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे नुकसान एक तो मानसिक परेशानी, सीधी सी बात है ये हो रही है कि बच्चे हमारे पास 60 हैं और सूचनाएं हमारे पास कितने बच्चों की है, 100। कैसे है, गलत है। तो डाटाबेस बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध डाटा हो गया। यानी कि इसमें डाटाबेस ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं बना हुआ है। दूसरी बात कि जैसे डाटा है, डाटा की उसके अंदर पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति जब इसको हम सही करेंगे, इसको नॉर्मल करेंगे तो हमारे पास जो डाटा रिडेंडेंसी हो रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है डाटा की, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे तो टोटल हमारे पास रिकॉर्ड कितने रह जाएंगे, 60 रह जाएंगे। 60 जब रिकॉर्ड रह जाएंगे तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, एक तो मानसिक परेशानी नहीं होगी, उसके बाद में दूसरा हमारे पास डाटा जो हमारा है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तीसरा, जो कंप्यूटर के अंदर स्पेस होता है, मेमोरी स्पेस होता है, उसका भी हमें नुकसान हो रहा था पहले, तो वो हमें बचेगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एक तो 100 बच्चों के रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा है और वहीं उसी 60 बच्चों के रिकॉर्ड को स्टोर किया जा रहा है। तो 60 बच्चों का जो रिकॉर्ड आपने स्टोर किया है तो उसमें स्पेस कम लेगा कंप्यूटर, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है, मानसिक परेशानी भी नहीं होती है। हमारा डाटा जो बना है, डाटाबेस जो बना है वो बिल्कुल शुद्ध तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। बहुत बड़ा डाटाबेस है हमारे पास, उस डाटाबेस के अंदर बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, उस डाटाबेस को क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं, सामान्य बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो सामान्य बनाने के लिए जिस स्टेप का हम पालन करते हैं, जो तरीका हम अपनाते हैं सामान्य बनाने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, उस तरीके को ही क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। चलो बच्चों पढ़ते हैं अपने नॉर्मलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ सामान्य बनाने की प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन का शाब्दिक जो अर्थ होता है, नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, उसका मतलब ये होता है सामान्य बनाने की प्रक्रिया, यानी सामान्य बनाना, किसी चीज़ को सामान्य बनाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी डाटा की समस्या को लेकर उसे संबंधों के सेट में छोटा किया जाता है, अर्थात सामान्य बनाया जाता है। यानी बहुत बड़ा डाटाबेस है
उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हम क्या करते हैं, उन समस्याओं का निस्तारण करते हैं और उसे छोटा बनाने का काम करते हैं। अभी अभी मैंने बताया है कि 60 बच्चों के रिकॉर्ड 100 बच्चों के रिकॉर्ड से हमने 60 बच्चों का रिकॉर्ड वापस तैयार किया है, छोटा बनाया है उसे। ठीक है, तो सामान्य बनाया जाता है, संबंधों के सेट में उसे छोटा किया जाता है, अर्थात सामान्य बनाने का काम होता है। लेकिन इस कार्य में डाटा इंटीग्रिटी और डाटा रिडंडेंसी को ध्यान में रखते हुए डाटा को हटाया जाता है। यानी इसमें डाटा की इंटीग्रिटी और डाटा की रिडंडेंसी। अब ये डाटा की इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी की मतलब इसमें जो डाटा होता है हमारा प्राइमरी की पर आधारित होता है। प्राइमरी की मतलब जैसे रोल नंबर हो गया, तो इसमें विशेषकर ध्यान रखना होता है कि जैसे हमने बाई चांस किसी बच्चे का रोल नंबर मिटा देते हैं तो नुकसान क्या होने वाला है। रोल नंबर से सारी सूचनाएं बच्चों की जुड़ी हुई होती है। रोल नंबर एक प्राइमरी की है, आपने रोल नंबर को हटा दिया तो रोल नंबर से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं हट जाती है। ठीक है, तो रोल नंबर ऐसे हमें फील्ड को, ऐसे हमें डाटा को, ऐसे हमें की को बिल्कुल भी नहीं हटाना है जिससे अन्य डाटा का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, डाटा की शुद्धता बनी रहे, डाटा हमारा व्यवस्थित रहे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार के डाटा को, अगर वो डाटा हमारे लिए अनुपयोगी हमें दिख रहा है, ठीक है, और उसके हटाने से हमारे बहुत से उपयोगी डाटा मिट रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि हमें इस डाटा को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो डाटा की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात किसको, डाटा की रिडंडेंसी को भी ध्यान में रखना है। रिडंडेंसी का मतलब आपके पास एक बच्चे का रिकॉर्ड 3 बार आ रहा है, तो आप क्या 2 बार के रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहोगे। इसलिए हमें रिडंडेंसी मतलब जो आपका डाटा पुनरावृत्ति हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है, उसको हम ज़रूर हटाना चाहेंगे। ठीक है, और उसको हटाना भी चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेमोरी स्पेस लॉस होने से, जो मेमोरी का स्पेस लॉस हो रहा है उसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा, मानसिक परेशानी, और हमारा डाटा शुद्ध भी होगा। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, डाटा की रिडंडेंसी को और डाटा इंटीग्रिटी को। तो जब भी डाटा को हटाया जाता है, मिटाया जाता है, सामान्य बनाया जाता है और उसे आकार में छोटा किया जाता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है, डाटा की इंटीग्रिटी और डाटा रिडंडेंसी। क्लियर? तो बच्चों पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ सामान्य बनाने की प्रक्रिया है, और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी डाटा की समस्या को लेकर उसे संबंधों के सेट में क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है, अर्थात सामान्य बनाया जाता है। लेकिन इस कार्य में डाटा इंटीग्रिटी और डाटा रिडंडेंसी को ध्यान में रखते हुए डाटा को हटाया जाता है, अर्थात डाटा को छोटा करके, कम करके सामान्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। डाटा को हमारा डाटाबेस बड़ा था, डाटा हमारा बड़ा था, टेबल्स बहुत ज़्यादा उसमें सूचनाएं थी, और उनको हम छोटा करके प्रस्तुत करना चाहते हैं, सामान्य बनाना चाहते हैं, तो विशेषकर 2 चीज़ों का ध्यान रखें, डाटा की इंटीग्रिटी, डाटा रिडंडेंसी। और जब डाटा को सामान्य बनाया जाता है, छोटा किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मलाइजेशन के जो कितने प्रकार होते हैं, नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, ये आज हमने क्लियर किया है। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रकार कितने हैं, कौन कौन सी नॉर्मलाइजेशन होती है, तो आगे हम कल चर्चा करेंगे कि फर्स्ट एनएफ मतलब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, BCNF बॉयस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो ये 4 प्रकार की फॉर्म होती है, तो इन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आगे ये मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको बच्चों समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करें, और फिर से आपको जब अगली क्लास लगेगी तो उस वक्त वो टॉपिक आपको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। और तब तक के लिए बच्चों नए टॉपिक के साथ जब आते हैं, नए टॉपिक मतलब फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ तक जब करवाएं, तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।